अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, काफ़ी दिन हो गए कुछ वीडियो वगैरह नहीं बना रहा था क्योंकि कुछ मेरी अपनी निजी मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों को टाइम दे सका और कोई ऐसी वीडियो नहीं लेकर आ सका। लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने सोचा चलो जिस कंट्री में मैं रह रहा हूँ उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेता हूँ आपको और बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर ज़िंदगी किस तरह शुरू हुई, इंसानों ने किस तरह यहाँ पर आबादी बढ़ाई और कौन कौन से लोग आके यहाँ पर बसे सरज़मीन पे। वैसे तो आप लोग को पता ही है क्रिस्टोफर कोलंबस, मार्को पोलो, वास्को डी गामा, ये वो शख्सियात हैं और ऐसे बहुत से नाम आपने सुने होंगे जिन्होंने ट्रैवल करके बहुत सी कंट्रीज़ डिस्कवर की। यहाँ पर भी एक डिस्कवर बोलेंगे या आप कुछ कबाइल्स, कुछ ट्राइब थे जो यहाँ आके बसे। तो उसके बाद ये अबू धाबी तो नाम था ही और शारका भी नाम भी था, जिसको आप शारजा बोलते हो, असल में वर्ड शारका है, वो भी यहाँ मौजूद था। लेकिन कुछ ट्राइब्स आके यहाँ पर बसे, जिसमें सबसे बड़ा ट्राइब जो था वो था बनियास, जो कि यहाँ के ख़ित्ते के आसपास के लोग जो रहते थे वो रहते थे मछेरे और पल्स का उनका कारोबार होता था। जो पल्स मोती होते थे, समंदर से मोती ढूंढना और उसकी तिजारत करना ईरान, भारत और दूसरी कंट्रीज़ के साथ। तो बनियास कबीले के अंदर जो थे काफ़ी ट्राइब्स थे, जिसमें से सबसे 20 के करीब 19-20 के करीब ट्राइब्स थे, जिसमें सबसे बड़ा जो ट्राइब था बनियास कबीले का था। उसके अंदर से अल फलासी कबीला था। 2 ट्राइब और निकले, जिसमें से एक अल नहयान ट्राइब था और दूसरा था अल मखतूम ट्राइब। ये लोग आसपास के एरिया में रहते थे और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये अबू धाबी के आसपास का एरिया। तो जब इन्होंने मीठे पानी की तलाश करी और मीठे पानी की तलाश में ये लोग इस सरज़मीन पर आए जिसका नाम अबू धाबी है, तो वहाँ पर इन्होंने बसर गुजर करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर और सिर्फ मछलियों का और फिशिंग और पर्स का कारोबार होता है। तो वो तो आए थे पानी की तलाश में, मीठे पानी की तलाश में आए थे, तो यहाँ पर आए और यहाँ पर बसना शुरू हो गए। तो शुरू करते हैं आपके लिए अभी एक ऐसी दास्तां जिसके बारे में आपने सुना होगा, लाजमी सुना होगा, वीडियोस देखी होंगी, पढ़ा होगा इसके बारे में। लेकिन ये किस तरह डिस्कवर हुआ, किस तरह तरक्की करा और कुछ ही अरसे में पूरी दुनिया में इसने अपना नाम बना लिया। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस ट्राइब की कहानी। लेट्स मूव टुगेदर। व्यूअर्स, साल 1833 जब कबीला बनियास के लोग आज जहाँ दुबई है यहाँ पर आके रहना शुरू हो गए, उस वक्त ये जगह मुकम्मल रेगिस्तान थी और ये अबू धाबी के कंट्रोल में था। दुबई इस वक्त मछिरों का एक गांव कहलाता था और यहाँ पर सिर्फ फिशिंग और पल्स का बिजनेस हुआ करता था। मोती जिसको आप बोलते हैं, समंदर से मोती निकाल के ईरान, अफगानिस्तान। 1894 में कुछ तादिर दुबई में बसना शुरू हो गए क्योंकि यहाँ पर टैक्स देना बहुत कम था। लेकिन दुबई में मछली पकड़ने के अलावा कोई ख़ास काम नहीं होता था। 1912 में दुबई की हुक्मरानी शेख सईद बिन मखतूम के पास आ गई। उन्हीं को इसका दुबई का फाउंडर समझा जाता है और उसी वक्त दुबई में मोती ढूंढने का काम बहुत होता था और दुबई की इकनॉमी का आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही थी। लेकिन दुबई उस वक्त भी एक गांव था। जब दुबई के हुक्मरान शेख सईद अल मखतूम बन गए, ये वही शख्स थे जिन्होंने दुबई को एक खूबसूरत तरीन शहर बना दिया और यहाँ पर बड़े ममालिक से बहरी जहाज़ आके रुकते थे। लेकिन यहाँ पर कोई ठहर नहीं पाता था, जगह बहुत छोटी थी और शेख सईद मखतूम ये जानते थे कि यहाँ बड़े जहाज़ रुक नहीं सकते हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर भी बहुत ज़्यादा पैसा लगाया, यानी दुबई की सालाना आमदनी से भी ज़्यादा पैसा लगा दिया। थोड़ा कर्जा वर्जा आसपास के ममालिक से पकड़ के उन्होंने इसको डीप करना शुरू करा। ये रिस्क तो बहुत बड़ा था, लेकिन दुबई की इकनॉमिक पे इसका बहुत बड़ा गहरा असर पड़ेगा और उसको लेके इसको शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था ये इतना कामयाब हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने डीप करवाया इस सैर समंदर को और बड़े बड़े जहाज़ आके रुकना शुरू हो गए और फिर सारे कंट्री के लोगों ने यहाँ पर अपना रुख शुरू कर दिया। और शेख सईद बिन मखतूम अक्सर औकात यूरोप, लंदन वगैरह की सैर पर जाते थे और विज़िट करते थे। वहाँ पर उनको वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ की ट्रेन्स का निज़ाम, वहाँ का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, वहाँ का रोड का निज़ाम बहुत अच्छा लगता था, मुतासिर करता था। तो उन्होंने फिर अपने विज़न को आगे बढ़ाते हुए उसी तर्ज पे
यहाँ पर जो आमदनी हो रही थी उससे सबसे पहले उन्होंने रोड्स और बिल्डिंग बनाना शुरू करी। और साल 1959 में उन्होंने दुबई के अंदर एक मॉडर्न एयरपोर्ट भी बनवा दिया, जिस पे फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी कंट्री के एरोप्लेन आना शुरू हो गए और बिजली की लाइन्स पे काम करना शुरू करा, टेलीफोन की लाइन पे काम करना शुरू करा, रोड्स पे काम करना शुरू करा। लेकिन लोग ये समझते थे कि शेख राशिद जो हैं इस पे पैसे ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन उनका विज़न कुछ और था, इसको मॉडर्न शहर बनाना था। और दुबई की किस्मत बदलना जब शुरू हुई जब यहाँ पर तेल डिस्कवर हुआ। और जब तेल डिस्कवर हुआ तो शेख राशिद ने इसके ऊपर काम करना शुरू करा। जब पेट्रोल डिस्कवर हुआ था तो वो तकरीबन 1% के करीब डिस्कवर हुआ था। उन्होंने ये सोचा कि ये जो 1% हमारे पास डिस्कवर हुआ है अभी ऑयल, तो उसको क्यों ना हम इसी से यूटिलाइज़ करें, इससे यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाएं, यहाँ पर हॉस्पिटल बनाएं, यहाँ पर रोड्स बनाएं। लेकिन उनको जब पता चला कि ये बहुत कम है, इसकी जो क्वांटिटी है या उसका जो ज़खायर है वो बहुत कम मिकदार में निकलेगा या निकल सकता है, या जो ज़खायर थे उनके पास, उन्होंने फिर अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी और उन्होंने इसको बिज़नेस हब बनाया। बिज़नेस हब के मतलब यहाँ पर टूरिस्ट आना शुरू हुए, यहाँ पर वो पैसा लगाया जो रोड्स बने, बिल्डिंग्स बनी और सारी चीज़ें इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसको लाइन पे लेकर आए। फिर उन्होंने क्या करा कि इसी तेल का इस्तेमाल करके दूसरे प्रोजेक्ट जमाना शुरू कर दिए, बड़े बड़े आर्किटेक्चर को बनाना शुरू कर दिया, रोड तामीर कराना शुरू कर दिए। जैसे कि 1979 में दुबई में एक ऊंची बिल्डिंग बनाई गई जिसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बोलते हैं। आपने देखा सबसे पहली बिल्डिंग वही थी। 1981 में शेख राशिद इस दुनिया से चले गए और उसके बाद हिसानी शेख मोहम्मद ने इस दुबई की भागदौड़ संभाल ली। जिस वक्त तो आप अभी इन शेख साहब को देख रहे हैं, यही वो शेख साहब हैं जिन्होंने इस विज़न को आगे बढ़ाया। आज जो आप दुबई देखते हैं, हम देखते हैं, उसमें शेख राशिद का विज़न है। उन्होंने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दी, लेकिन मसला ये था कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने के लिए कैसे खड़ी की जाएँ बिल्डिंगें। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने जब ये सोचा कि ये तो पूरा रेगिस्तान है और रेगिस्तान पे हम कैसे इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे, तो उन्होंने आसपास के जो एतराफ़ में जो पहाड़ी थे, उन्होंने जब देखा कि वी शेप में पहाड़ी कटी हुई है, तो उनके जहन में आया कि यहाँ पर पहले किसी टाइम पे पानी मौजूद था। तो उन्होंने बड़े बड़े आर्किटेक्चर को बुला के यहाँ पर ड्रिलिंग कराई। जब ड्रिलिंग कराई पता चला कि नीचे पानी है, बस वहीं पे ये सपना पूरा होना शुरू हो गया और उस पर बिल्डिंगें खड़ी होना शुरू हो गई और उसके ऊपर यही सपना पूरा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इस शहर के अंदर ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी होना शुरू हो गई। क्योंकि बेस तो हमें चाहिए ना, बेस अगर आपकी मजबूत होगी तो बिल्डिंग आपकी खड़ी हो सकती है। जहाँ बड़े बड़े ममालिक तेल पे अपनी ज़िंदगी चलाया करते थे, लेकिन शेख मोहम्मद बिन राशिद ने ये नहीं सोचा कि ये सिर्फ तेल पे दारोमदार होगा। उन्होंने फोकस किया टूरिज़्म पे और बिज़नेस पे। बिज़नेस आना शुरू हुआ, यहाँ पर टूरिस्ट आए, टूरिस्ट ने देखा कंट्री को आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है, उन्होंने फिर इन्वेस्ट करना शुरू करा। जब इन्वेस्ट करना शुरू करा तो उसके बाद इसमें तो आपने देखा ही है कि सबसे पहले क्या क्या चीज़ें बनी। बुर्ज खलीफा बना, मेट्रो बनी, शाराएँ बनी, सबसे पहले पाम जुमेरा बना। पाम जुमेरा को तो आपको पता ही है कि इस समंदर के ऊपर एक मसनूई आइलैंड बनाया है इन्होंने, जो कि एक खजूर की शक्ल की है और ट्री होती है, उस ट्री के शाखें निकली हुई, पूरा उसी शेप में पाम जुमेरा सबसे पहले बनाया। दुबई के अंदर इस वक्त जो ऑयल निकल रहा है उसके हिसाब से सिर्फ 1% दुबई इसका कमाता है। बाकी जितना भी है वो बिज़नेस ट्रेडिंग के ऊपर दुबई चल रहा है इस वक्त। और दुबई बिज़नेस के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी जगह दुबई ने बनाई हुई जो कि बिल्कुल फ्री जोन है, जबर अली फ्री जोन है, दूसरे फ्री जोन है, वहाँ पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है दूसरे ममालिक के मुताबिक। तो वहाँ पर अगर आप अपना बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ मामूली टैक्स 4%, 2%, 1% टैक्स होता है। दूसरे ममालिक में वो 10, 15%, 20% टैक्स देना पड़ता है। तो उस हिसाब से जब दुबई ने ये सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करना शुरू करे, फ्री जोन बनाना शुरू करा, लोग आना शुरू हो गए, यहाँ पर बिज़नेस आहिस्ता आहिस्ता ग्रो अप होने लगा। और ये सब और सब शेख राशिद की विजनरी प्लानिंग और ये सब उनकी अक्लमंदी का नतीजा है कि दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें बनाने लगे कि दुनिया का पूरा रुझान दुबई की तरफ होने लगा। आपको पता है बुर्ज खलीफा है, बड़े मॉल्स, दुबई मॉल है, आलिशान होटल है, इब्न बतूता मॉल है, बुर्ज अल अरब है और एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में एक आती है। ये सारी अट्रैक्शन तो लोगों को अपनी तरफ खींच के लेकर आती हैं। हर किस्म की टैक्स शुरू होती है यहाँ के फ्री जोन में।
इसी वजह से दुनिया की तवज्जो इस तरफ खींचती है और 20% हिस्सा बनते हैं दुबई की इकनॉमिक का ये फ्री जोन। 1.5 करोड़ 2 करोड़ के लोग तकरीबन नौकरी करते हैं, बाकी कंट्री से दुबई में आके सेटल हो गए हैं सारे लोग। और वो लोग भी हैं जो मेहनत करके पैसे कमाते हैं और इसमें बिजनेसमैन भी हैं और इसमें ऐसे लोग भी हैं जो कमा के अपने प्यारों को ये पैसा भेजते हैं, अपने घर वालों को। और दुबई एक ऐसी कंट्री है दुनिया के मिलियंस को अपनी तरफ खींच के लेकर आती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा पीस है, यहाँ पर कोई क्राइम रेट बिल्कुल ज़ीरो है। तो व्यूअर्स, दुबई के बारे में बताने का मकसद सिर्फ यही है कि दुबई ने बहुत मेहनत की है। जहाँ के शेख मखदूम फैमिली के मेंबर्स से रूलर्स ज़ायनिस्ट शेख मोहम्मद बिन राशिद ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उनका विज़न यही था कि इस मुल्क को आगे बढ़ाएं, तरक्की करे ये मुल्क। और जिस तरह उन्होंने अपने विज़न को तकमील तक पहुंचाया है, ऐसा आज की तारीख़ में कोई नहीं कर सकता। अभी भी ऐसे कुछ काम हो रहे हैं दुबई के अंदर जो कि आने वाले वक्तों में आपको बिल्कुल इनक्रेडिबल लगेंगे, नज़र आएंगे। अनएक्सपेक्टेड किस्म के काम हो रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको मज़ीद वीडियो बना के दिखाऊंगा। और ये मेरा दुबई डायरी के नाम से चैनल्स हैं, ट्रैवल वेंचर के नाम से। ट्रैवल करने के बाद आप किसी कंट्री में जाते हैं तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो इसी हिसाब से ये ट्रैवल वेंचर दुबई डायरीज़ के नाम से अभी चैनल बनाया हुआ है। अभी कुछ कंट्रीज़ में जाना होगा, कुछ मसरूफियात हैं मेरी, उसके बाद जब जाऊँगा तो वहाँ की भी आपको वीडियो बना के उसके बारे में ज़रूर इंशाल्लाह बताऊँगा। व्यूअर्स, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जब भी आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और हो सके तो कोई कमेंट्स में बता दिया करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको मज़ीद और कौन सी वीडियो इस तरह की चाहिए जिस पे बना सकूँ। अभी यहाँ की वीडियो के बारे में 2-3 दफ़ा लोगों ने मुझसे कॉन्टेक्ट किए हैं और उन्होंने पूछा है कि यहाँ के कुछ वीज़ा के बारे में बताएँ। तो वीज़ा के बारे में आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 10 इयर्स वीज़ा आप किस तरह ले सकते हैं, गोल्डन वीज़ा अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने वालिदैन का, अपने पेरेंट्स का, ये सारा कुछ 10 इयर्स में आप वीज़ा ले सकते हैं। एक तरीके से फ्री वीज़ा होता है वो। उसमें आप आपके बच्चे स्टडी भी कर सकते हैं, आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ आपको प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है और प्रॉपर्टी की वर्थ जो होती है वो 1.9 और 2 मिलियन के करीब होती है, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह दुनिया के इस वक्त हालात चल रहे हैं और आप लोग भी जानते हैं क्या हालात चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। एनी हाउ, इस वीडियो का अख्ताम करते हैं और आपको मज़ीद इंशाल्लाह इस ख़ित्ते की आपको इन 7 रियासतों के नाम कैसे पढ़े और किस तरह लोगों ने इसको बनाया और किस तरह कॉल लोगों ने किया इस नामों को, उसको वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट में, और अबू धाबी की वीडियो बनाऊँगा। तो व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप अगेंस्ट कि आप जब भी देखें और आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, कोशिश करें। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रहें जहाँ भी रहें।